जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट माइंड पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम जानेंगे मौर्य प्रशासन के बारे में। पिछले 2 लेक्चर के बारे में हमने पढ़ा कि मौर्य काल के बारे में हमने पढ़ा, उसके राजनीतिक विस्तार के बारे में पढ़ा, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमने पढ़ा, उसके बाद कौटिल्य के बारे में, फिर बिंदुसार और अशोक के बारे में हमने पढ़ लिया था। अशोक के बाद हम देखते हैं तो जैसे पहले की तरह जो आकर्षित जो किंग जो विस्तारवादी आकर्षित और महत्वाकांक्षी शासक नहीं हुए और धीरे धीरे ये साम्राज्य जो अपने जो बनाए हुए थे वंशज थे उन्हीं पर अब धीरे धीरे चल रहे थे और और विस्तार की बात नहीं करते थे। और धीरे धीरे ये साम्राज्य आने वाले उत्तराधिकारियों के, अशोक के आने वाले जो उत्तराधिकारी थे उसमें जो साम्राज्य थे वो धीरे धीरे बिखरते चले गए और एक समय तक आकर 185 BC तक आते आते इस साम्राज्य का क्या हो गया, अंत हो गया। इस साम्राज्य का क्या हो गया, अंत हो गया। वो अंतिम शासक कौन थे? वीरदत्त थे, जो अंतिम मौर्य काल के शासक थे। इसका क्या हो गया, अंत हो गया। क्योंकि हम जानते ही हैं कि अशोक ने जो कलिंग पर जो आक्रमण किया था तो उसके बाद उन्होंने जो युद्ध को उन्होंने छोड़ दिया था और जन कल्याण में लग गए। तो इसके लिए इन्हें कई जो विद्वान हैं कहते हैं कि जो मौर्य प्रशासन की जो शासन की जो पतन हुआ यही कारण था कि उन्होंने विस्तार को छोड़ दिया। उन्होंने महत्वाकांक्षी जो नीति थी, जो एक राजा को दायित्व होता था, इत्यादि कामों को उन्होंने छोड़ दिया, जिस प्रकार साम्राज्य धीरे धीरे विखंडन हो गई। इस पर आखिर मौर्य साम्राज्य का विखंडन संपतन क्यों हुआ, इसके बारे में विभिन्न विद्वानों का अलग अलग मत है। कुछ विद्वानों के बारे में हम जानते हैं ना तो एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन कुछ विद्वानों को हम समझने के लायक के रूप में हम सब जान लेते हैं कि देखिए पतन, आखिर मौर्य प्रशासन की पतन कैसे हुई, तो इसके बारे में भी हमें स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ विद्वानों ने इसके बारे में अपनी अपनी मत दिए हैं। तो देखते हैं, एक विचारक है वो है हेमचंद्र राय। एक विचारक हुए हेमचंद्र राय, एक जो विद्वान है, वो कहते हैं कि अशोक की जो शांति प्रियता जो नीति थी कि हथियार को उन्होंने छोड़ दिया, हथियार को क्या छोड़ दिया, यही जो उनकी नीति थी जो साम्राज्य को पतन की ओर ले डूबा। तो यही जो नीति था जो साम्राज्य की पतन की ओर ले डूबा कि शांति अहिंसाओं की नीति, शांति प्रियता की नीति, जिस प्रकार अन्य संगठन क्या हो गए, धीरे धीरे मजबूत हो गए और धीरे धीरे इस साम्राज्य का क्या हो गया, पतन हो गया। तो इसमें के बारे में हेमचंद्र राय कहते हैं कि शांति प्रियता नीति, अहिंसा की नीति ने साम्राज्य को ले डूबा। उसके बाद आते हैं हरिप्रसाद के बारे में। तो हरिप्रसाद भी कहते हैं कि धार्मिक नीति जो अशोक से उसके बाद के जो उत्तराधिकारी की जो धार्मिक नीति थी कि बौद्ध धर्म को विस्तार करना, उन्होंने महाराष्ट्र भी गए, नेपाल भी गए, विदेश भी उन्होंने बौद्ध धर्म को फैलाया। तो उनकी जो धार्मिक जो नीति थी ये भी कारण थी कि साम्राज्य को ले डूबा। तो इसके बारे में अन्य विद्वान भी कहते हैं कि धार्मिक कारण था, कोई अन्य बात कहते हैं। इस प्रकार क्या हो गया, मौर्य शासन का क्या हो गया, अंत हो गया। क्लियर। तो इसके उत्तराधिकारी के बाद में बात करते हैं तो पहला तो है चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने स्थापना किया है। उसके बाद कौन है, बिंदुसार आया है। उसके बाद आया अशोक, और अशोक के बाद की जो शासक आए उतने कार्यशील और एक्टिव और उतने विस्तारवादी नहीं हुए और धीरे धीरे पतन की ओर चल पड़ा। तो देखते हैं उसके बाद बैठे कुणाल के बाद दशरथ, कुणाल के बाद आए दशरथ के बाद संपति, उसके बाद सलीकशक और उसके बाद वीरदत्त जो अंतिम शासक थे और इनका ही सेनापति ने इनकी हत्या कर मौर्य साम्राज्य का धीरे धीरे क्या हो गया, अंत हो गया। ऐसा भी कहा जाता है कि इसके अशोक के बाद जो साम्राज्य था 2 भागों में बट गया था और उनका 2 राज्य अलग अलग शासन करते थे, ऐसा भी मत है। तो चलिए हम देखें कि अशोक के उत्तराधिकारी के बाद कौन कौन से शासक हुए। क्लियर। उसके बारे में जाना है और इसके पतन के बारे में विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग अपनी अपनी राय दिए हैं। क्लियर। अब हम जान लेते हैं, ये तो राजनीतिक विस्तार के बारे में हमने बात की, राजनीतिक कार्यों के बारे में बात किया। अब हम जानेंगे मौर्य काल के प्रशासन के बारे में। आखिर प्रशासन कैसे थे, क्या न्याय कौन देता था, वहाँ पर न्याय कौन देता था, युद्ध के लिए कौन होती थी, अंतिम निर्णय कौन देते थे, कानून कौन बनाता था, लागू उसे कौन करता था, ग्राम की स्थिति कैसी थी, एक पाटलिपुत्र में
किंग रहकर और तक्षशिला और दक्षिण में जाइए तो अब आज के वर्तमान के चेन्नई कर्नाटक इतना जो लंबा क्षेत्र के लिए शासन कैसे करते थे, राजा आखिर कानून कैसे बनाते थे, वहाँ पूर्व में इतने बड़े क्षेत्र पर आखिर केंद्रीय की शासन थी तो कैसी शासन हो रही थी। तो इसमें भी क्या है, डिबेट है कि कहा जाता है कि मौर्यकालीन जो प्रशासन थी वो केंद्रीय की शासन व्यवस्था थी। तो इस पर भी क्या है, विद्वानों में मतभेद है। जरा सोचिए आज के टाइम में क्या है, भारत इतना बड़ा 7वां विश्व का बड़ा देश है, यहाँ की शासन चलाने के लिए देखते हैं कि केंद्रीकृत और संघीय दोनों का मिश्रित रूप, मिला जुला रूप मिलता है, लेकिन अंतिम पावर किसके पास है, केंद्र सरकार के पास है। ठीक, वर्तमान का उदाहरण अगर ले सकते हैं तो वर्तमान का उदाहरण लीजिए तो ये जो भारत है, ये जो भारत है, मान लेते हैं भारत, जो ये भारत है, यहाँ पर क्या है, एक किंग है, यहाँ पर जहाँ शासन देते क्या है, केंद्रीय की शासन है, लेकिन केंद्रीय की क्या है, संघीय भी है। संघीय और केंद्रीय का मिला जुला रूप है और अंतिम शक्ति किसके पास है, केंद्र सरकार के पास है। 3 सूचियों के बारे में भी आज पढ़े होंगे। तो देखते हैं कि संघ सूची क्या है, एक है संघ है, एक है संवर्ती आज की अगर बात करते हैं तो, और दूसरा है संघ जो है, संवर्ती है और राज्य है। 3 प्रकार के हैं, ये 2 में हुआ। तो ये 3 प्रकार के सूचियाँ तब शासन चलती है। लेकिन इतना बड़ा उस समय की अगर बात करें तो इतना बड़ा भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्र में मौर्यकालीन शासन चलाना कोई आम बात नहीं है। और राजा कहाँ रहेगा, राजा रहते था पाटलिपुत्र में। राजा कहाँ, जो अपना आज का जो पटना है पाटलिपुत्र में। और इतना सारा क्षेत्र पर शासन चलाना कोई आम बात नहीं है। उस समय देखिए ना, ज़्यादा कोई उतना साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उतना कुछ न्यूज़ पहुंचाने वाला नहीं है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर किसी ने, राजा ने अगर विद्रोह कर दिया, अगर अशोक के, मान लीजिए अशोक के ही साथ, तो यहाँ से सेना आने में भी कितना टाइम लग जाएगा सोचिए। न वहाँ तो नहीं कोई ट्रक है, ना कोई एरोप्लेन है, ना ट्रक है, तो सेना लाने में क्या घोड़ा हाथी कितना चलेगा भाई, तो बड़ा मुश्किल होता था। तो ऐसी व्यवस्था किया है। यहाँ पर केंद्रीय शासन है या संघीय है, इसमें बड़ा डिबेट है। आखिर केंद्रीय शासन थी कि संघीय शासन थी। कुछ विद्वान कहते कि केंद्रीकृत शासन प्रणाली थी, कुछ विद्वान कहते थे कि संघीय, क्योंकि इतना बड़ा क्षेत्र में पाटलिपुत्र, अपना पटना में अशोक रह के पूरा भारत का शासन कैसे संभाल सकता है, क्लियर। तो लेकिन जो सर्वाधिक जो मत है वो माना गया है केंद्रीकृत शासन प्रणाली को ही माना गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछते कि मौर्यकालीन प्रशासन कैसी थी, तो वो थी केंद्रीकृत शासन प्रणाली, क्लियर। इसके बारे में भी बहुत डिबेट है, लेकिन आपको नहीं जानना है, ये ऑनर्स वाले के लिए है, क्लियर। तो हमने जान लिया कि शासन प्रणाली कैसी थी, मौर्यकालीन शासन प्रणाली कैसी थी, क्लियर। अब बात करते हैं, अब जानते हैं कि मौर्य शासन की प्रणाली के अब जानते हैं केंद्रीय शासन व्यवस्था के बारे में। तो जो मौर्यकालीन प्रशासन का जो स्ट्रक्चर बना हुआ था वो इस रूप में केंद्रीय प्रशासन का स्ट्रक्चर बना हुआ था, इस रूप में स्ट्रक्चर बना हुआ था। केंद्र के लेवल पर देखिए, अगर आज से रिलेट करते हैं, अगर आज से हम देखते हैं तो देखिए ये इंडिया है, पहला इंडिया है। इंडिया में बैठा हुआ है नरेंद्र मोदी और रामनाथ कोविंद, मान सकते हैं। तो मानिए कि यहाँ पर मान लीजिए कि एक पीएम बैठा हुआ है, क्लियर। आज राजनाथ है, लेकिन इसीलिए मान लीजिए कि आज तो देखिए यहाँ पर एक पीएम बैठा हुआ है। राज्य की अगर बात करें तो पीएम से नीचे देखिए कौन बैठा हुआ है, सीएम बैठा हुआ है, सीएम है। और सीएम से नीचे की अगर बात करते हैं तो चल सकते हैं कि एक लेवल पर कौन है, डीएम है। देखिए मेन पावर की बात करें तो मेन पावर तो अभी 3 रूप में है। और चौथा जो स्ट्रक्चर का अगर हम बात करते हैं तो चौथा जो है स्थानीय के बीच में, और स्थानीय शासन किसके पास है, या तो मुखिया के पास होगा या मेयर के पास होगा या नगर पालिका के पास होगा। तो ये जो स्ट्रक्चर जो बना हुआ था कि नीचे से देख लीजिए तो नीचे से जाइए मुखिया से आइएगा नगर पालिका से आप आइए ऊपर जाइएगा तो जिला, उप जिले के बाद क्या हो जाएगा, राज्य हो जाएगा। और राज्य के ऊपर जाइएगा तो केंद्र हो जाएगा, जो प्रधानमंत्री हमारा क्या है, तो लोकतंत्र है। तो वहाँ पर क्या है, प्रधानमंत्री शासन ऐसे रूप में बैठा हुआ है कि नहीं। तो यही से रिलेट कर लेते हैं। देखिए केंद्र लेवल पर पीएम, केंद्र लेवल पर भी क्या है, पीएम है। तो केंद्र लेवल पर होते थे किंग, क्लियर। कौन होते थे, किंग होते थे। राज्य लेवल पर होते थे, राज्य लेवल पर अभी क्या होते हैं, मुख्यमंत्री, क्लियर।
राज्य लेवल पर क्या होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, तो राज्य लेवल पर होते थे कौन, प्रांतपति। क्या होते थे, प्रांतपति। देखिए आज केंद्र लेवल पर माने कि राजस्थान को अगर भूल जाए, राज्य को भी भूल जाइए, केंद्र लेवल पर कौन है, पीएम है, तो केंद्र लेवल पर कौन होता था, राजा होता था। बात आ गई ध्यान में कि केंद्र लेवल पर कौन है, राजा। आज संसद में जो कानून अगर बन जाएगा वो क्या होगा, भारत के हर क्षेत्र में लागू होगा, है कि नहीं। जो कानून बनाएगा मानना होगा, क्लियर। तो वही बात होता था कि केंद्र जो आज है पीएम है, तो उस समय होता था केंद्र, किंग होता था। क्या है, किंग होता। भले ही आज लोकतंत्र है, वहाँ पहले राजतंत्र थी, तो वो होता था किंग, और किंग होता था केंद्रीय लेवल के सर्वोच्च पहला स्थान पर कौन है, केंद्र है। पाटलिपुत्र से शासन कौन चला रहा है, केंद्र चला रहा है। आज दिल्ली से शासन कौन चला रहा है, वहाँ पर नरेंद्र मोदी नाम, तो यहाँ से केंद्र से कौन, पाटलिपुत्र से क्या, अशोक जो निर्णय देगा भारत के हर क्षेत्र में लागू होगा, क्लियर। तो क्या है, केंद्र लेवल पर कौन है, पहला स्थान पर क्या है, राजा है, किंग है, अशोक है, या कोई अन्य शासक है। और वो कौन होते, वो होते थे पूरी विधायिका। किंग अशोक कह दे कि बाहुबली में आप एक लेक्चर सुने में होंगे कि मेरा वचन ही मेरा कानून है। अशोक अगर ये कह दिया कि आज से 10 प्रथा बंद, तो 10 प्रथा बंद। अशोक कह दिया कि आज से ये यज्ञ होगा हर घर में, तो उनका जो कथन विधायिका में क्या है, आप विधायिका का मतलब जानते होंगे कि ये आज के रूप में देख ले तो संसद, और संसद जो कानून बनाती है उसको हम विधायिका कहती है, जो कानून को लागू करता है उसको हम कार्यपालिका कहते हैं, और जो न्याय का काम करता है वो क्या होता है, न्यायपालिका। आज क्या है, देखिए विधायिका है, विधायिका में कौन, संसद लोग बैठे होते हैं। कार्यपालिका में कौन है, जो मंत्री लोग बैठे हुए, और क्या न्यायपालिका में कौन है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय के मौजूद जो न्याय सुनाते हैं, तो वही तो है। तो आज देखते हैं कि विधायिका वही है, कार्यपालिका, फिर न्यायपालिका के लिए अलग सुप्रीम कोर्ट। लेकिन उस समय क्या होती थी कि राजा ही क्या है, विधायिका है, और राजा ही कार्यपालिका है, और राजा ही न्यायपालिका है, क्लियर। क्या है, आज नरेंद्र मोदी सिर्फ प्रधानमंत्री, विधायिका कार्यपालिका का काम सब पड़ेगा, लेकिन न्याय का काम करेगा नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी न्याय सुनाते नहीं, कौन न्याय सुनाते हैं, जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो। तो यहाँ पर लेकिन उस समय क्या होते थे कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका कौन है, किंग है, पहला नंबर पर राजा। वो कह दिया जाए जो कानून लागू हो जाए, लागू करो, ये लागू हो जाएगा। उसके बाद न्यायपालिका वो कहे इसको मृत्युदंड दे दो, मृत्युदंड, उसको छोड़ दो तो छोड़ देना चाहिए। क्लियर बात आप समझ गए कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका का कौन प्रमुख होता था, किंग होता था। वो बोल दिया, कानून लागू हो गया, क्लियर। अब उसके बाद आते थे तो शासन केंद्र के लेवल पर चालू हो रहा है। क्या बोलिए, क्या इतना, क्या केंद्रिक ऐसी शासन होगी, तो क्या एक पूरा अगर भारत देश पर अगर बांटने की पाटलिपुत्र से अगर अशोक बैठा हुआ है, तो क्या इतना लोगों की समस्या मान लिया जाए कि 50 लाख, मान लिया जाए कि उस समय 50 लाख ही लोग थे, 50 लाख में से 10% मानिए 10 लाख के लोगों को, 10 लाख लोगों की समस्या को रोज सुलझा सकते हैं। 10 लाख लोग में कहाँ युद्ध करना है, कहाँ आक्रमण कोई कर रहा है, कौन सामान लाना है, क्या करना है, कब सभा को बुलानी है, कब किसको न्याय देना है, क्या इतना बड़ा काम क्या अकेले अशोक कर सकता है? अकेले किंग इतना बड़ा कर सकता नहीं। इसके लिए क्या करेगा, वो अन्य संस्थाएं बनाएगा, अन्य काम अपनी दायित्व किसी को देगा। अगर मान लीजिए कि आपको अगर 20 कॉपी अगर लिखना हो जाए तो आप क्या कीजिएगा, आप किसी को दे दीजिएगा कि तुम लिख दो 2 पेज, तुम लिख दो 2 पेज, तुम लिख दो 2 पेज, क्योंकि 20 पेज तो एक दफा लिखना आसान नहीं है। तो क्या आप क्या करेगा, शासन को क्या करेगा, देगा किसी को कि ये छोटा मोटा काम तुम कर लो, छोटा मोटा काम तुम कर लो। तो क्या होगा, इतना बड़ा पाटलिपुत्र में बैठकर, क्या यहाँ मानिए कि यहाँ कर्नाटक में लोग बैठे हैं, और कर्नाटक में मान लीजिए कि किसी का घर किसी ने दखल कर लिया है, तो क्या वो पाटलिपुत्र जाएगा किंग से ये कहने कि मेरा पड़ोसी ने मुझे घर कब्जा कर लिया है, मुझे न्याय चाहिए? क्या ये छोटे छोटे मुद्दों के लिए ही वो किंग अशोक पाटलिपुत्र में बैठकर शासन चला रहा है? नहीं, है कि नहीं। आज अगर छोटी किसी से आपको झगड़ा हो जाते तो आप कहाँ जाते, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जाते हैं कि कहते सुप्रीम कोर्ट में आप याचिका दायर करते हैं कि नहीं मुझे अधिकार हनन हुआ है। आपको पानी अगर नहीं देता है, पानी अगर नहीं मिलता है, तो आप क्या आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जाते हैं कि नहीं? आप मुखिया होता है, वार्ड होते हैं, आप ग्राम पंचायत, आप पुलिस महानार थाना से, थाना जो होते हैं उससे आप सुलझा सकते हैं। तो वही बात है। तो इन्होंने अपनी शासन को क्या किया, तो चक्र उन्होंने क्या किए, अपने राज्यों को उन्होंने चक्र या प्रांत कहिए, जो आज का है राज्य उसी को कहा जाता है प्रांत या चक्र। उन्होंने सारी अपनी साम्राज्यों को 5 राज्यों में, उन्होंने कितने राज्यों में बांटा, उन्होंने 5 राज्यों में अपने मौर्य साम्राज्य को उन्होंने बांटा। क्लियर। जैसे हुआ तक्षशिला हुआ,
कलिंग हुआ, स्वर्णगिरी हुआ इत्यादि उन्होंने 5 राज्यों में, उज्जैन इत्यादि 5 राज्यों में उन्होंने बांटा और उसका प्रमुख बना दिया किसको, उसको बना दी जिसे कहा जाता है प्रांतपति या गवर्नर, जिसको वो कुमार होते थे या राजकुमार या उनके मौर्य शासन के जो वंश राज परिवार से ही होते थे उनको बनाया जाता था क्या, प्रांतपति या गवर्नर। आज क्या है सीएम, सीएम को, मुख्यमंत्री को हम चुनाव करते हैं तो मुख्यमंत्री को जनता चुनाव करता है, तो किंग क्या होते थे, वो राज्य के जो प्रांतपति होते थे मुख्यमंत्री, उसका चुनाव कौन करते थे, किंग करते थे। कौन करते थे, किंग करते थे। आज सीएम का चुनाव कौन करते हैं, जनता करते हैं, लेकिन उस समय कौन चुनाव करते थे, वो राजा करते थे। किसको चुनाव करते थे, वो कुमार, राजकुमार या राजकुमार के कुमार से वंश होते थे, उन्हीं को चुनाव करते थे। क्या ऐसे पड़ता है कि आज अगर नरेंद्र मोदी कह दे कि ये राज्य के मुख्यमंत्री को इसको बना दिया जाए, क्या ऐसा होगा, नहीं। उसको जनता ही इलेक्ट करती है, जनता उसको चुनती है, फिर विधायक चुनती है, फिर विधायक उसको एक सीएम को चुनता है कि नहीं। लेकिन उसमें क्या होता था कि राजा जो होता था 5 राज्यों में बटा हुआ था, राज प्रांत में, चक्र में, और उसका कहलाता था प्रांतपति कहलाता था या गवर्नर, और वो होते थे कुमार या राज परिवार वंश ही चुने जाते थे। हमने समझ लिया कि केंद्र मौर्य प्रशासन को क्या किया, उन्होंने 5 राज्यों में बांटने का उल्लेख हमें मिलता है, और 5 राज्यों का जो प्रमुख होता था प्रांतपति या गवर्नर कहा जाता था, और राज परिवार से राजकुमार ही चुने जाते थे, किसकी मर्जी से वो किंग चुनते थे। तो समझ गए राज्य के बारे में। अब क्या हो गया, अब राज्य भी बड़ा 5 राज्य हैं, तो क्या 5 राज्य भी इतनी समस्याओं को सुलझा सकता है, इतना बड़ा काम कर सकता है, क्लियर। तो नहीं, तब क्या उन्होंने प्रांत चक्र को उन्होंने भी मंडल में बांट दिए। ठीक, आज हम देखें ना कि परमंडल है ना, कि भारत हो गया, बिहार हो गया, उसके बाद बिहार में भी आइए तो मंडल है, फिर उसके बाद जिला, ऐसे नीचा कर बांटा गया। तो उसको देख लेते हैं, उतना ज़्यादा नहीं देख लेते हैं। उसके बाद देखते हैं उन्होंने किसमें 20 है जिलाओं में क्या कर दिया, उन्होंने बांटा। क्या में बांटा, जिलाओं में उन्होंने बांटा। उसके बाद मंडल है यहाँ पर, तीसरा है मंडल, उसके बाद बांटा विषय, मंडल में उन्होंने बांटा, फिर उसको बांटा विषय में, जिला में, और इसका जो प्रमुख होते थे वो होते थे विषयपति। क्या होते थे, जिला का प्रमुख विषयपति। आज जिला का जो प्रमुख कौन है, डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है। तो आज क्या है, डीएम है, तो उस समय होते थे विषयपति जिला। आज जो जिला को उनको कहा था, जब विषय, उसका जो प्रमुख होते थे वो कौन होते थे, विषयपति होते थे। क्या होते थे, विषयपति होते थे, जो 4 जिलाओं को क्या कार्यभार को संभालते थे। अब भी प्रशासन को उन्होंने और अपने दायित्व को उन्होंने बांटा, और एक और उन्होंने निर्माण किया स्थानीय शासन का। क्या, स्थानीय शासन का निर्माण उन्होंने एक और किया, और नगर पालिकाओं का भी उल्लेख वहाँ मिलता है। ग्राम का प्रमुख होते थे वो ग्रामीण, जो आज के क्या है, मुखिया है। आज देखते हैं कि ग्राम में मुखियाओं का चुनाव होता है, नगर पालिकाओं में वार्डों का चुनाव होता है, जिसके द्वारा छोटे छोटे निर्णयों को नीचे ही किया जाता है, ताकि गरीब लोगों को वहाँ पर हक मिल सके, जल्द से जल्द काम को सुलझा सके, है कि नहीं। तो इसलिए क्या उन्होंने ग्रामों में बांटा। तो इस प्रकार शासन थी। ऊपर किंग 5 राज्यों में बटा हुआ था, हर प्रांत का एक प्रांतपति होते थे, उसके बाद मंडल, उसके बाद विषयपति होते थे, और उसके बाद ग्राम और नगर का निर्माण था। इस प्रकार शासन व्यवस्था चल रही थी। तो इन्हीं आधार पर न कहते हैं कि ये तो संघीय व्यवस्था है, विद्वान कहते हैं कि ये तो संघीय व्यवस्था थी। तो कैसे देखिए, जो इंडिका में लिखा है, इंडिका में बताया गया कि केंद्रीकृत व्यवस्था है। तो हमने मौर्य प्रशासन के स्ट्रक्चर को हमने जाना। इस प्रकार अगर आज से, अगर वर्तमान से अगर डिबेट करें, तो सिर्फ राजतंत्र और लोकतंत्र का ही कुछ अंतर मिलता है। कुछ अंतर को देख लिया जाए तो, लेकिन जो सिद्धांत, जो कंसेप्ट है, वो देखिए यहाँ से कंसेप्ट जो है लगभग कॉमन ही दिखाई देती है। तो हमने जाना कि किंग, जो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, हर वो प्रमुख होते थे किंग। उसके बाद प्रांत होते थे, क्लियर। उसके बाद विषयपति और ग्रामीण, क्लियर। अब कोई भी समस्या है, अब कोई बड़ा भी समस्या होगी तो नीचे से ऊपर जाती है। अब ग्रामीण के मुखिया से संतुष्ट नहीं है तो कहाँ जाएगा, विषयपति में जाएगा। उससे भी संतुष्ट नहीं है तो यहाँ जाएगा, यहाँ नहीं तो फिर एक क्या जाएगा, प्रमुख जाएगा, क्लियर। अब ऐसा भी नहीं है कि गांव का है तो खाली ग्रामीण मुखिया ही काम देखेगा, ऊपर नहीं देखेगा। जो व्यवस्था थी नीचे से ऊपर थी, नीचे से ऊपर। अगर नीचे संतुष्ट नहीं है, काम नहीं हो रहा है तो ऊपर करेगा, और ऊपर का निर्णय क्या होता है, सर्वाधिक मानना होगा, क्लियर। तो जान लें,
तो हमने इस प्रकार केंद्रीय प्रशासन को मौर्य प्रशासन को हमने देखा कि पाटलिपुत्र, और देखिए पाटलिपुत्र के प्रशासन का जो वर्णन है वो इंडिका में वर्णन है। कहाँ पर वर्णन है? हम जानते हैं कि मेगास्थनीज ने किताब एक लिखा था इंडिका, क्लियर, जो पाटलिपुत्र के वर्णन करता है, मौर्य प्रशासन का वर्णन करता है, वो इंडिका में क्या है? वर्णन है। और मौर्य प्रशासन में अधिकारियों भी जानते हैं कि आज देखिए कि वो अधिकारी भी आज नियुक्त किए जाते थे। तो मौर्य प्रशासन में भी अधिकारी नियुक्त किए जाते थे, बहुत से अधिकारी, 18 से अधिक यानी अधिकारियों को नियुक्त किए जाते थे। जिस प्रकार से प्रश्न उससे भी बहुत पूछते हैं, तो इस महत्वपूर्ण हम अधिकारियों के नाम लाए हैं जिससे प्रश्न पूछा जाता है। वो सर्वोच्च अधिकारी कौन है? पहला है पुरोहित। पुरोहित होते थे, वो होते थे जो धर्माधिकारी होते थे, प्रधानमंत्री होते थे, जो पुरोहित जो प्रमुख जो होते पुरोहित, प्रधानमंत्री। अब जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का, बिंदुसार का प्रधानमंत्री कौन था? कौटिल्य था, चाणक्य था, आप जानते होंगे। उसके बाद समाहर्ता होता है कौन? राजस्व विभाग प्रधान। और राजस्व विभाग का जो प्रधान होते हैं उसे कहते हैं समाहर्ता। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है, कौन से? समाहर्ता, राजस्व विभाग का प्रधान कौन होता है? समाहर्ता, क्लियर। उसके बाद है सन्निधाता। सन्निधाता होता है राजकीय कोषाध्यक्ष। जो राजकीय जो कोषाध्यक्ष का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? सन्निधाता, क्लियर, सन्निधाता। उसके बाद दंडपाल होता है जो सेना का सामग्री जुटाने वाला। सेना का कौन से सामग्री जुटाना है, उसको क्या करना है, वो कौन होता था? दंडपाल होता था। नगरक होते थे जो नगर का जो प्रमुख अधिकारी होते थे, जो नगर का जो प्रमुख अधिकारी होते थे उनको क्या कहा जाता था? नगरक कहा जाता था, क्लियर। सारे अधिकारी भी हुए हैं जिसके बारे में उतना ज़्यादा नहीं पूछता है, आपको पढ़ना होता देख लीजिएगा। तो इन सारी अधिकारियों का भी वर्णन है। तो राजा, प्रांत, उसके बाद विषय, जिला या ग्राम, उसके बाद ऐसी स्ट्रक्चर थी। इन सारी अधिकारियों का वर्णन, इससे प्रश्न पूछा जाता है। और इसका उल्लेख कहाँ पर है? मेगास्थनीज की जो पुस्तक है इंडिका में है। आप पहले की जैसे याद नहीं होगा, मेगास्थनीज में, ठीक। अब आते हैं न्याय के बारे में कि न्याय कैसी थी। हम तो विधायिका कार्यपालिका के बाद पूछ लिए, जान लिए कि कानून बनाना, लागू करना कौन करता था? किंग करता था, क्लियर, किंग ने। फिर क्या, प्रांत गवर्नर भी करते थे, वो भी अपने नीचे क्षेत्रों में लागू करते थे, लेकिन वो केंद्र के निर्देश में ही होते थे। और केंद्र जब भी राजा चाह देता था, राजा इन सारे अधिकारियों को हटा सकता है, क्योंकि राजस्थान थी, कैसी राजस्थान थी, तो उसको हटा भी सकता था, क्लियर। क्लियर। तो अब देखिए कि राजा जो मौर्य प्रशासन थी केंद्रीकृत थी, लेकिन निरंकुश मौर्य शासन नहीं थी। ये बात आपको ध्यान में रखिएगा। सर्वोच्च अब न्यायाधीश की अगर बात करते हैं तो वो होते थे, सर्वोच्च का न्यायाधीश की बात करें तो राजा होते थे। कौन होते थे? जो दंड का जो फैसला सुनाता था वो किंग क्या है होते थे? किंग होते थे। और किंग के फैसला को सबको मानना होता था। जैसे देखिए आज क्या है, आज ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, नीचे ये हाई कोर्ट है, उसके बाद नीचे आइए तो अधीनस्थ न्यायालय है, क्लियर। हाई कोर्ट जो कह दिया, सुप्रीम कोर्ट जो कह दिया हाई कोर्ट को मानना है, हाई कोर्ट जो कह दिया नीचे वालों को मानना है, ठीक। नीचे से मामला ऊपर जाएगा, लेकिन ऊपर से क्या आएंगे? आदेश आएगा। ऊपर का आदेश क्या होगा? मानना होगा। ठीक इसी प्रकार की यहाँ पर न्याय प्रणाली थी। अगर वहाँ पहला स्तर पर थी किंग ने कह दिया कि ये न्याय लागू होना चाहिए, ऐसे करने वालों को दंड मिलेगा, ऐसे करने वाले क्या होंगे? सब सही होंगे, तो वो किंग होते थे। उसके बाद होते थे प्रांत, उसके बाद होते थे जिला स्तर पर, उसके बाद होते थे गांव का। क्योंकि इतने सारे न्याय का काम करने तो राजा के लिए तो टाइम ही नहीं है, क्लियर। तो वहाँ पर गांव स्तर पर भी न्याय प्रणाली होते थे कि वो उसको सुलझा सकें। मौका अपने गांव स्तर पर, नगर स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रांत स्तर पर और किंग तो किंग होते थे। तो इस प्रकार न्याय प्रणाली भी क्या थी? इस प्रकार थी, ताकि हर व्यक्ति को, हर गरीब से गरीब व्यक्ति को, हर व्यक्ति को न्याय मिल सके, कोई न्याय से अछूता न रहे, क्लियर। माने छोटी छोटी कम उसका समय बर्बाद न हो और सबको न्याय मिल सके। इस प्रकार यहाँ की सर्वोच्च न्यायाधीश होते थे। किंग पूछ देता है बहुत बड़ा क्वेश्चन कि सर्वोच्च न्यायाधीश कौन होते थे, और बहुत बार पूछा है, वो होते थे राजा होते थे, क्लियर। और इस प्रकार जो बना हुआ था, इसको स्ट्रक्चर बना लीजिए, आपको ध्यान रहेंगे। न्याय जानते हैं दो प्रकार की थी, एक दीवानी न्याय और एक प्रकार का होता है फौजदारी न्याय। दीवानी न्याय, फौजदारी न्याय के बारे में आप जानते ही होंगे। दीवानी क्या मतलब होता है? देखिए दीवानी क्या होता है, जैसे कर हो गया, टैक्स का मामला हो गया, या
भाड़े का मामला हो गया कुछ ऐसे। और उस प्रकार फौजदारी होता है कि खून, मर्डर, बलात्कार इत्यादि प्रकार के जो होती है ये होते क्या, फौजदारी होते हैं। तो इस प्रकार की न्याय प्रणाली अवस्थित थी और इस प्रकार हर सबको न्याय प्रदान की जाती थी। तो हम जाना कि विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका किस प्रकार काम करती थी और स्ट्रक्चर कैसा बना हुआ था। और आज से देखते हैं तो लगभग जो कॉन्सेप्ट जो है थोड़ी आसानी से मिल जाती है और आज से इसको रिलेट करके जानिएगा तो आपको बहुत बड़ी परेशानी नहीं होगी। और इस प्रकार अधिकारियों को भी नाम आप याद रखिएगा। तो इस प्रकार जिस प्रकार हम हिस्ट्री को एक कंटिन्यूटी के साथ पढ़ा रहे हैं, क्यों का पहले जवाब, पहले सब बोलता है कि अशोक ने ये काम किया, अशोक ने यह काम किया, कहाँ लिखा है वो भी हम बता रहे हैं कि इसने ये बात कहा है, हमने बात नहीं किया, न कोई कहे। इन विद्वानों ने ये बात कही है तो हम बता रहे हैं। क्लियर, इन विद्वानों ने ये बात कही है, यहाँ उल्लेख है और ऐसी प्रणाली है और आज से इसको कैसे जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार आप एकदम कंटिन्यूटी के साथ गई तो हिस्ट्री आपको आसान हो जाएगी। और लाइक और शेयर बटन को तो छोड़िएगा ना, उसको दबा के लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो चलिए, इस प्रकार हमने स्ट्रक्चर को हमने जाना। उसके बाद हम जानेंगे, ये तो केंद्रीय प्रशासन के बारे में हमने जाना। उसके बाद हम जानेंगे प्रांत के प्रशासन के बारे में, प्रांत का जो कैसे प्रशासन था। उसके बाद हम जानेंगे स्थानीय प्रशासन कैसी थी। उसके बाद जानेंगे अर्थव्यवस्था के बारे में कि मौर्य काल के बारे में, मौर्य काल के समय अर्थव्यवस्था कैसी थी। उस समय विदेश नीति भी बन रहे थे, तो उस समय विदेश नीति कैसी थी, सामाजिक स्थिति कैसी थी, धार्मिक स्थिति। तो हमने अशोक के बारे में तो बहुत सारे पढ़ ही लिया है। उसके बाद कुछ कला, विज्ञान, स्थायित्व का भी यहाँ पर उल्लेख हुआ है, क्योंकि बहुत सारे बौद्ध विहारों का भी निर्माण अशोक ने करवाया है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम अगले लेक्चर, ये तीसरा है, लेक्चर 4 में हम जानेंगे। इसीलिए और इसको PDF के लिए प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और जो नोट्स है ऐसा ही नोट्स बनाइए स्ट्रक्चर से, ताकि आसानी से आपको याद हो जाए। और लाइक और शेयर को तो आप छोड़िएगा नहीं, जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा उतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और बेस्ट से बेस्ट वीडियो हम बना के लाएंगे। और हमारा एक और जो विशेष वीडियो होता है, आप हमारे टेलीग्राम पर आप